लेकिन एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि जब 26 तारीख को भाजपा और आरएसएस के लोगों ने किसान समाज को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा था और भाजपा ने षड्यंत्र के तहत किसान समाज को बदनाम करने का काम किया था, तो उसके बाद जैसे ही गाजीपुर वाली घटना हुई और आदरणीय राकेश टिकैत जी का एक भावुकता भरा संदेश आया, तो उसके बाद रात को 11 बजे, रात को 12 बजे हरियाणा के एक गांव में पंचायतें शुरू हो गई थी और के बड़े बुजुर्ग, के बच्चे, के हमारी माताएं बहनें, हमारे पूरे के पूरे परिवार दिल्ली के बॉर्डर पे कूच कर गए थे और हरियाणा ने पूरी ताकत लगाकर इस आंदोलन को दोबारा खड़ा करने का काम किया है। एक बार मैं निवेदन करता हूं, अपने पंजाब के भी कुछ भाई बैठे हैं, अपने हरियाणा के भी अधिकतर भाई बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, एक बार इस हरियाणा पंजाब भाईचारे के लिए जोरदार ताली बजा दी जाएगी। मेरे बुजुर्गों, जो लोग आज राज में बैठे हैं ये बहुत डरपोक हैं, ये आमी शामी किसी का सामना नहीं किया करते, लेकिन जितने बड़े ये डरपोक हैं उससे भी बड़े ये षड्यंत्रकारी हैं। अब इनका इतिहास उठा के देखो, कदे अपने भारत के समाज ने हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ावे हैं, कदे जाट नॉन जाट के नाम पर लड़ावे हैं, कदे पाटीदार नॉन पाटीदार के नाम पर लड़ावे हैं, कदे मराठा नॉन मराठा के नाम पर लड़ावे हैं। और अब की बार इनकी साजिश थी कि ये किसान समाज ने हिंदू और सिख के नाम पर लड़ाना चाहते थे, लेकिन आप सब बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद थे और जो अपने 40 किसान नेता हैं, जो अपने किसान परिवार के मुखिया हैं, इनकी सूझबूझ के कारण हम लोगों ने न सिर्फ भाजपा आरएसएस के षड्यंत्र को विफल किया, बल्कि अपनी ताकत, अपनी एकता के आधार पर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। मेरे बुजुर्गों, 2 दिन पहले अपने कृषि मंत्री ने संसद के अंदर कहा कि भाई किसान बार बार कह रहे हैं कि ये काले कानून है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि इन कानूनों में काला क्या है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों, 3 दिसंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान नेताओं और सरकार के बीच में जो बैठक हुई थी, सभी किसान नेताओं ने एक एक करके, एक स्वर में, एक आवाज में इन सभी कानूनों की गलतियों को गिनवाया था सरकार के सामने। और उस मीटिंग में ना तो सरकार के अधिकारी जवाब दे पाए हमारे सवालों का, और ना ही सरकार के मंत्री जवाब दे पाए। और आज ये बार बार झूठ बोल रहे हैं कि भाई किसान नेताओं को तो कुछ पता ही नहीं है। जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, इनको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि एक ही झूठ को 100 बार बोलो, लोग साची मानने लग जाएंगे। आपने एक बात बताओ, बिल्कुल देसी, अपने देसी भाषा में एक बात आपसे पूछना चाहूं। 3 तारीख की बैठक के बाद सरकार ने यह कहा कि भाई सरकार संशोधन के लिए तैयार है। मेरे बुजुर्गों, एक बात बताओ, जो ये कानून इतने बढ़िया होते, जो इन कानूनों में कोई खोट नहीं होता, तो सरकार भाई संशोधन ने तैयार क्यों होगी? पहले हम सुना करते 100 साल पुराने कानूनों में संशोधन किया गया, 50 साल पुराने कानूनों में संशोधन किया गया, लेकिन यार तो 2 महीने पुराने कानूनों में संशोधन तो ही तैयार हो गए। क्यों तैयार हो गए जी? क्योंकि कानून काले कानून हैं, ये कानून नहीं, ये किसानों की मौत के फरमान हैं। और मैं मोटी मोटी 2-3 बात बता दूं इन कानूनों के बारे में, ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा। ये कानून 2006 में बिहार में लागू हुए थे जी, और 2006 में बिहार में एपीएमसी मंडी खत्म करी गई थी। आज बिहार का क्या हाल है जी? मक्का, जो बिहार के कई जिलों की मुख्य फसल है, मक्के का सरकारी रेट एमएसपी 1850 रुपया क्विंटल, लेकिन मक्का वहां पर व्यापारी खरीद रहे हैं 500 से 600 रुपया क्विंटल। 10 दिन पहले तक बिहार में धान की खरीदी शुरू नहीं हुई थी। मेरे बुजुर्गों, आप एक बात बताओ, अपने देश में कोई ऐसा राज्य है कि जित अपने बिहार के मजदूर भाई मजदूरी ना करते हो? कोई ऐसा राज्य है कि जित अपने बिहार के मजदूर भाई मजदूरी ना करते हो?
जो अपने गांव में ये मजदूर आवे ना जी बिहार के, ये सारे 4-4, 5-5 किला के मालिक हैं बिहार में, लेकिन आज ये मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ना तो उन्हें मंडी सिस्टम, ना कोई खरीदी सिस्टम। और दूसरी बात, ये कानून 30 साल पहले अमेरिका, कनाडा और यूरोप जैसे उन देशों में लागू हुए थे। वहां के किसानों का क्या हाल है जी? अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में आत्महत्या की दर 45% ज्यादा है। इंग्लैंड में 1993 में दूध मार्केटिंग बोर्ड खत्म करके प्राइवेटाइजेशन करी गई, मुक्त बाजार की नीति लाई गई। उसके बाद से लेकर 2021 तक इंग्लैंड में 31,690 डेयरी बंद होगी। 31,690 डेयरी बंद होगी इंग्लैंड में। और दूसरी बात, यह कानून लागू होने के बाद आज 30 साल के बाद उन देशों की स्थिति यह है कि अमेरिका में, ध्यान तो सुनिए आप इस बात में, अमेरिका में वहां की सरकार अपने हर किसान को हर साल 42 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। एक किसान को 42 लाख रुपए की सब्सिडी, टोटल मिलाकर 847 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी जाती है अमेरिका में। 1 बिलियन डॉलर में हो गए 7,500 करोड़ रुपया, तो 847 बिलियन डॉलर में कितने लाख करोड़ हो गए? शायद हम और आप तो जीरो भी नहीं गिन पाओगे। इंग्लैंड में दी जाती है 100 बिलियन डॉलर की सब्सिडी, चाइना में दी जाती है 212 बिलियन डॉलर की सब्सिडी, OECD देशों में दी जाती है 240 बिलियन डॉलर की सब्सिडी। मेरे बुजुर्गों, यदि ये कानून इतने बढ़िया होते, यदि ये कानून इतने किसानों के फायदे के होते, तो ये विदेशों की सरकार आज के दिन अपने किसानों को इतनी भारी भरकम सब्सिडी क्यों दे रही है? मेरे भाइयों बताओ आप। अमेरिका में किसान को मिलने के 42 लाख रुपए सब्सिडी और हमारे यहां पे मिलने के 14,000 रुपए। नॉर्वे में मिलने की प्लस 70%, हमारे यहां पे मिलने की -5%। तो मेरे बुजुर्गों, इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ये कानून किसानों की मौत के फरमान है। जो लड़ाई आप लोगों के नेतृत्व में, आप लोगों के मार्गदर्शन में लड़ी जा रही है, ये लड़ाई जमीन को बचाने के साथ साथ अपने जमीर को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई फसलों को बचाने के साथ साथ आगे की नस्लों को बचाने की लड़ाई है। यदि आज हम नहीं लड़े, यदि आज हम नहीं जीते, तो एक बात का ध्यान रखियो कि आने वाली पीढ़ी लड़ना भूल जाएगी, आने वाली पीढ़ी गूंगी बहरी हो जाऊंगी। और मेरे बुजुर्गों, समय बहुत कम है, वक्त बहुत ज्यादा है, और भी बहुत लंबी बात कह सके थे, इन कानूनों की सेक्शन वाइज गलती भी बता सके हैं, जैसे मीटिंग में बताई। और देखो जी, एक बात समझो आप, जो अपना मंडी सिस्टम बनाया गया, जो छोटू राम जी के प्रयास था, जो अपना मंडी सिस्टम बनाया, वो क्यों बनाया गया था? वो इसलिए बनाया गया था कि उससे पहले जब हमारी फसल तैयार होया करती, तो व्यापारी अपना गठ जोड़ कर लिया करते और फसलों के दाम गिरा दिया करते, किसानों का शोषण करा करते, किसानों की लूट करा करते। इस चीज को रोकने के लिए अपना मंडी सिस्टम बनाया गया। अलग अलग राज्य सरकारों ने अलग अलग समय पे APMC सिस्टम बनाया, और पूरे देश की बात करें तो हरियाणा और पंजाब का मंडी सिस्टम सबसे बढ़िया सिस्टम है। ये जो नए कानून सरकार ने बनाया, जो प्राइवेट मंडी खोलने का जो कानून सरकार ने बनाया, उस कानून में सबसे खतरनाक बात यह है कि उस पूरे कानून में कहीं भी MSP का जिक्र नहीं है। जो अपना APMC सिस्टम, जो अपना मंडी सिस्टम है अभी, उसके तहत राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि भाई किसानों के माल की खरीद MSP पर हो। लेकिन जो नया कानून है उसमें MSP का कोई जिक्र नहीं है। पहले की तरह व्यापारी अपना गठ जोड़ करा करेंगे, किसानों की फसल औने पौने दामों पर खरीदा करेंगे और किसानों को बर्बाद कर देंगे। यदि सिर्फ पिछले 6 महीने की बात करें, मध्य प्रदेश के अंदर जो मैं बात बताने जा रहा हूं मध्य प्रदेश की, वो एक मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल ई-अनुज्ञा की बात बता रहा हूं जी। मेरा खुद का या आपका कोई आंकड़ा नहीं है, यो खुद सरकार का आंकड़ा है। जब से ये अध्यादेश लागू हुए, पिछले 6 महीने में मध्य प्रदेश की सरकारी मंडियां पूरे तरीके से दफन हो गई हैं।
268 मंडियों में से 47 मंडियां ठप हो गई हैं। 143 मंडियों में कारोबार 50 से 60% कम हो गया है। पिछले 6 महीने में, पिछले साल में, इन्हीं 6 महीनों में मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स का कलेक्शन 600 करोड़ का था, अब की बार सिर्फ 220 करोड़ रह गया और मंडी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे बुजुर्गों, एक बात आप समझो, हो सका है 2-3 साल के लिए प्राइवेट मंडियों में थोड़ा सा ज्यादा रेट दे दे फसलों का, हो सकता है यह बात, लेकिन जब उन प्राइवेट मंडियों की दादागिरी हो जाएगी 2 साल के बाद, जब हमारी सरकारी मंडी 2 साल के बाद ठप हो जाएंगी, तो उसके बाद वे अंबानी और अडानी जिसे प्राइवेट प्लेयर अपना असली रूप दिखाओगे। आप इस बात में ध्यान रखो, जब जियो आया था शुरू में, जियो की सिम आई थी, तो फ्री में इंटरनेट दिया करते। मेरे नौजवान भाइयों, दिया करते कि नहीं दिया करते? हाथ ऊपर करके बता दो। दिया करते ना? और धीरे धीरे करके उन्होंने सारी दूसरी कंपनी ठप कर दी। BSNL, MTNL, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सब ठप कर दी ना उनने। और आज देखो कितने दाम बढ़ा रखे हैं। और यह तो उनकी शुरुआत है। यदि उनकी दादागिरी चलती रही तो आगे कभी फांसी डाल का काम कर देंगे। तो इसी तरीके से यदि ये प्राइवेट मंडियां आज बंद नहीं करवाई गई, तो आने वाले समय में ये प्राइवेट मंडियां पूरे किसान समाज को निगलने का काम करेंगी। दूसरी बात मेरे बुजुर्गों, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम का एक्ट है, उसकी धारा नंबर 2B के पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा है, चाहे कानून आप उठा के पढ़ लियो, उसकी धारा नंबर 2B के पैराग्राफ 2 में लिखा है कि यदि अनाज का रेट 100% बढ़ गया, अनाज का रेट यदि 100% बढ़ गया, और जो हॉर्टिकल्चर वाले हैं उनका 100% बढ़ गया, और अनाज का 50% बढ़ गया, अनाज का 50% और जो अपने फल सब्जी का 100%, तो जो यह स्टॉक लिमिट हटाई गई है, या दोबारा से स्टॉक लिमिट लग जाएगी, लेकिन सिर्फ किसानों के ऊपर लगेगी, किसी कंपनी वाले के ऊपर नहीं लगेगी। मैं आपने धारा पढ़ के बता रहा हूं, जो इन्होंने 1955 के एक्ट में बदलाव कर दिया कि भाई कोई भी आदमी कितना भी स्टॉक कर सके है, उसके धारा नंबर 2B में लिखा है कि यदि फल सब्जी का रेट 100% बढ़ा और अनाज का रेट 50% बढ़ा, तो भंडारण पर दोबारा तो लिमिट लगेगी, लेकिन वो लिमिट सिर्फ किसानों पर लगेगी, व्यापारियों और बड़ी बड़ी कंपनियों पर नहीं लगेगी। तो मेरे भाइयों, एक बात बताओ, यो कानून किसाना खातिर है, कंपनियां खातिर बनाया है? किसाना खातिर है, कंपनियां खातिर? आप एक बात बताओ। और जो शहरी भाई खेती नहीं करते, वो भी एक बात सुन लो, जब इस पूरे अनाज पे व्यापारियों का कब्जा हो जाएगा, तो फिर चावल भी तो 2000 रुपए किलो मिलेंगे शहर वाले में। आज एक बात देखो, पानी की बोतलें, जो पानी को पैदा नहीं कर सकता, जो पानी प्रकृति ने दे रखा है, जो पानी ईश्वर अल्लाह रब ने दे रखा है, वो भी आज ये कंपनी पे चला गई है 50 रुपए लीटर के अनुसार। जो गेहूं है, जो किसान पैदा करता है, जब इस गेहूं पे कब्जा हो जाएगा कंपनियां का, तो यह बात याद रखियो, आटा पे क्या करेगा? 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो। तो मेरे शहर वाले भाइयों, हम किसान तो अपना पैदा करके आगे भी खा लेंगे, हम तो पैदा करके आगे भी खाते रहेंगे, शहर वाले भाइयों का क्या होगा वे जरा सोच ले। इसलिए यह लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, यह लड़ाई किसानों की है, नौजवानों की है, जवानों की है, लड़ाई सबकी है। और अंतिम 2 बात कहना चाहता हूं अपने, जो अपने नेता हैं, सारे के सारे किसान नेता हैं, ये अपने किसान समाज के सेनापति हैं, ये अपने किसान समाज के मुखिया हैं, जो अपना 80 करोड़ किसानों का परिवार है उसके ये मुखिया हैं। और विज्ञान भवन में होने वाली मीटिंगों में मौजूद रहा हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ना तो मैं यह बात कहीं इकाई बता रहा, ना सुनी सुनाई बता रहा, यह बात मैं आपने देखी दिखाई बता रहा हूं, अपने आंखों ने देखी है। उस मीटिंग के भीतर ये किसान नेता बड़ी बहादुरी है, बड़ी ईमानदारी है, बड़ी बेबाकी है,
बिना डरे, बिना झुके, बिना दबे, बिना पीछे हटे, बिना बिके आपकी आवाज जनता की चोट पर बुलंद करते हैं। ऐसे किसान नेताओं का पूरा किसान समाज गर्व करता है। और सरकार बार बार एक बात पूछा करे जी, मारते मीटिंग के भीतर सरकार पूछा करे कि भाई कानून तो वापस नहीं होंगे, एमएसपी खातर कमेटी बना देंगे, कोई और विकल्प हो तो बताओ। तो सरकार जब बार बार पूछा करती तो आखिर वाली मीटिंग में हमने सरकार को 2 विकल्प दे दिए थे। अरे यदि इन 2 विकल्पों पे आपकी सहमति हो तो ताली बजाकर समर्थन जरूर दियो। हमने उनसे कहा कि सरकार के पास पहला विकल्प तो यो है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दे। सरकार ये तीनों कृषि कानून वापस ले ले जो जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपे गए हैं, और सरकार एमएसपी की गारंटी का कानून बना दे जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि सरकार हमारी ये दोनों मांगे पूरा करती है तो हम सरकार को हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे, धन्यवाद करेंगे और अपने काम में उल्टे चले जाएंगे। हमारी कोई सरकार के लिए कोई निजी दुश्मनी नहीं है जी, हमारी कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं है किसी भी पार्टी के साथ। लेकिन जो भी पार्टी आज यह बात कहना चाहे दलाल 84 के चबूतरे थे यहाँ पे, इस पंचायत में कहना चाहे यह बात, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपके बच्चे हैं जी, हर जगह यह बात कहते हैं अपने किसान नेता कि हमारी किसी पार्टी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी देश के खिलाफ नीति बनाओगी, किसान समाज के खिलाफ नीति बनाओगी, तो यह किसान समाज अपनी पूरी ताकत से ऐसी राजनीतिक पार्टी की जड़ों को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ऐसी राजनीतिक पार्टियों का हिंदुस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा। और दूसरा विकल्प हमने यह दिया जी कि जब सरकार अंधा दिखाना चाहे है तो सरकार हमारा सिर फोड़ दे, सरकार हमारा सिर फोड़ दे। जो अंधा दिखाना चाहे है सरकार हमारी छाती में गोली मार दे, मारा खून तो बहेगा लेकिन यह किसान समाज किसी दूसरे का खून नहीं बहाएगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, शांति और एकता अपनी सबसे बड़ी ताकत है। आज पूरी दुनिया में आपकी वाहवाही हो रही है, पूरी दुनिया में भारत के किसानों का डंका बज रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि 75 दिनों तक ये भारत के अन्नदाता किसान दिल्ली के बॉर्डर पर हाड़ कपान वाले जाटे में बैठे हैं। 200 से अधिक किसान भाई शहीद हो लिए, लेकिन इतनी एक पत्ता भी नहीं टूटा है। मनसा की के बात करें, अपने आंदोलन में तो पशु पक्षी भी भरपेट खाना खा रहे हैं जी। ये शांति और एकता हमारी ताकत है। मेरे नौजवान भाइयों, जैसे भूप सिंह दलाल जी अपने बुजुर्ग हैं, पूरा जीवन हो गया इनका दुनिया देखते हुए। मेरे नौजवान भाइयों, मेरे बेड़ा है कि आपके अंदर जोश है, आपके खून में उबाल है। लेकिन मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के निवेदन करूं नौजवान भाइयों, अपने जोश के साथ साथ अपने बुजुर्गों का होश भी रखियो। यो होश और जोश दोनों रहने बहुत जरूरी है। यदि किसी कारणवश अपनी शांति भंग होगी तो आंदोलन में इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ी भी भरपाई नहीं कर पाऊंगी। और एक आखिरी बात, आखिरी संदेश आपको देना चाहता हूं इस ऐतिहासिक पंचायत के जरिए। कई बार जी जब टीवी डिबेटों में जाते हैं तो ये भाजपा के प्रवक्ता अपने किसान समाज को कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी गद्दार बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी फॉरेन फंडिंग का आरोप लगाते हैं। आज इस ऐतिहासिक पंचायत से अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से उन भाजपा के प्रवक्ताओं को और भाजपा के नेताओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि अपना इतिहास उठा के देख लो और हमारा इतिहास उठा के देख लो, पता चल जाएगा कि कौन का देशभक्त और कौन गद्दार है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने आजादी थी, हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए अपनी शहादत दी थी। और यदि आज हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ी तो हिंदुस्तान का हर नौजवान, हर किसान अपना सर कलम कराने को तैयार है। लेकिन जालिम सरकारों की गलत नीतियों के सामने सिर नहीं झुकाओगे।
और जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, इनका भी इतिहास क्या हो पूरी दुनिया जाने हैं। जब 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और पूरा देश उस आंदोलन के साथ था, तो ये भाजपा के पूर्वज, ये आरएसएस के संगी लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे। तो इसे मनसद और अन्य देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारे तक खून की एक एक बूंद में देशभक्ति है, हमारे तक डीएनए में देशभक्ति है। दुनिया की किसी लैब में जाकर जांच करा लियो। और अंतिम दो पंक्तियां कि भारत का किसान और नौजवान क्या सोचता है। भारत का किसान और नौजवान क्या सोचता है, ये आपको दो पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूंगा। और उम्मीद करता हूं कि जो सत्ता में जो तानाशाह बैठे हैं, जो आज सत्ता के नशे में चूर है, उनका घमंड, उनका नशा भी चूर चूर करेंगे। भारत का किसान और नौजवान सोचता है कि ना मुझे तन चाहिए और ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे तन चाहिए और ना मुझे धन चाहिए। तरक्की करता हुआ ये वतन चाहिए। अगर जिंदा रहे तो हिंदुस्तान के लिए, मरने के लिए तिरंगा कफन चाहिए। नारे लगा दो जी, दोनों हाथ ऊपर करके। अंत में समय ज्यादा ले लिया, संचालक महोदय, तो माफी भी चाहूँ, क्षमा भी चाहूँ। नारे लगा दो जी, दोनों हाथ ऊपर करके, जिसकी भी रगा में किसान का खून है। किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान। मोदी सरकार, खट्टर सरकार, मोदी तेरी तानाशाही, खट्टर तेरी हिटलर शाही। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। दलाल साहब, दलाल साहब, कोई गलत शब्द निकला हो जी, अपना बालक समझ का माफ कर दियो। और जो मान सम्मान और जो आशीर्वाद आपने दिया है, आपके बालक आज आपने विश्वास देकर जावे हैं, इस मान सम्मान में कभी कम नहीं होने देंगे। और ये मान सम्मान 10 गुना करके अपने बड़े बुजुर्गों की जोड़ी मनोकामना काम करेंगे जी। और कितना गलत लग गया, कितना गलती करते लग गए हमें, तो अपना बालक समझ के कान पकड़ के नीचे बैठा दियो। जू तक नहीं करेंगे, आप ये कहते नीचे बैठ जाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।